हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि अभी हम लोग बिहार स्पेशल में हम लोग पर्यटन देख रहे थे, तो पर्यटन अभी हम लोग राजगीर में भी बहुत सारा चीज़ें अभी छोड़ दिए हैं। तो राजगीर के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि राजगीर में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो राजगीर में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग छोड़ चुके हैं। राजगीर, चलिए पेन चेंज कर लिया जाए, मुझे लगता है कि पेन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो ये राजगीर है, राजगीर हम लोग पढ़ रहे थे, जहाँ से कुछ बिंदु छूट गया था। यहीं पे है विश्व शांति स्तूप। राजगीर में विश्व शांति स्तूप यहीं पे है, विश्व शांति स्तूप है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर दिया जाए तो पूछा जा सकता है कि मनियार मठ कहाँ पे है। मनियार मठ भी आपको राजगीर में ही है। मनियार मठ की बात किया जाए तो ये मनियार मठ भी राजगीर में ही है। और यहीं पे जीविका भ्रमण भी है, राजगीर में ही जीविका भ्रमण भी है। राजगीर में जीविका भ्रमण भी है। और यही राजगीर में सोन भंडार की गुफाएं भी है। राजगीर में सोन भंडार की गुफाएं भी मिलेगा। सोन भंडार की गुफाएं भी यहाँ से प्राप्त हो जाएगा यहीं पे। और मखदूम साहब का हुजरा भी राजगीर में है। मखदूम साहब का नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। मखदूम साहब का हुजरा भी यहीं पे स्थित है। हुजरा भी यहीं पे स्थित है। बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी भी आई आपके लिए पूछा जा सकता है यहाँ पर। बेनुवन भी आपको यहीं पे है। बेनुवन भी यहीं पे है। और यहीं पे प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जिसमें सम्राट अजातशत्रु थे। यहाँ पर किसका है, ले जाओ। बेनुवन भी यहीं पे था और यहीं पे प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ राजगीर में। और उस समय सम्राट थे अजातशत्रु। यहीं पे प्रथम, बहुत बार पूछता है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी राजगीर में ही हुआ। और बिहार सरकार प्रत्येक वर्ष अक्टूबर को राजगीर नृत्य महोत्सव मनाती है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर को बिहार सरकार जो है अक्टूबर को राजगीर नृत्य महोत्सव मनाती है। हमेशा यहीं पे महोत्सव मनाया जाता है अक्टूबर में। प्रत्येक माह के मतलब प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर में मनाया जाता है। और राजगीर के निर्माण में सर्वाधिक जो भूमिका की अगर बात किया जाए कि राजगीर की निर्माण में किसका भूमिका है, तो भूमिका महागोविंद का हो जाता है। महागोविंद ने ही इस राजगीर को विकसित करने में सर्वाधिक भूमिका निभाई थी। कहें तो राजगीर के निर्माण का श्रेय जो है इन्हीं महागोविंद को दिया जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं नालंदा। नालंदा से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे नालंदा यहीं पे है नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका निर्माण गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त ने किया था। और ये नालंदा वर्तमान ही नहीं बल्कि प्राचीन काल में ही यह शिक्षा का केंद्र था। यह नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र था। नालंदा यह शिक्षा का केंद्र था।
नालंदा को विकसित करने में सबसे ज़्यादा योगदान हर्षवर्धन और कुमार गुप्त का है। सबसे ज़्यादा जो योगदान है विकसित करने में सबसे ज़्यादा योगदान हर्षवर्धन को है और कुमार गुप्त को है। कुमार गुप्त गुप्त वंश के सम्राट थे और ये हर्षवर्धन का सबसे ज़्यादा योगदान है नालंदा को विकसित करने में यहाँ पे। और यहीं पे पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान है जो पूछा गया है बीपीएससी में। पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान है जिसको नौ नालंदा महाविहार कहा जाता है, जिसको नौ नालंदा महाविहार कहा जाता है और ये नालंदा में स्थित है। पूछा जा सकता है आपसे। इस नालंदा की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। इस नालंदा का खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। इसका खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया, इसका खोज किया। इसका सबसे इम्पोर्टेंट ये है, नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग छात्र भी था और शिक्षक भी रहे। नालंदा विश्वविद्यालय की अगर बात किया जाए यहाँ पे, नालंदा विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र ह्वेनसांग रहा और शिक्षक भी रहा। ह्वेनसांग जो है, ह्वेनसांग छात्र भी रहा और शिक्षक भी रहा यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में। और इस नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया 2016 में शामिल किया। और ये नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त के द्वारा बनवाया गया। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त के द्वारा, बहुत बार पूछा गया सवाल है, कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया यहाँ पे। और ये बनवाया गया 5वीं सदी में। इसे बनाया गया 5वीं सदी में बनाया गया और लगभग शिक्षा का केंद्र रहा। लगभग 700 वर्षों तक यह शिक्षा का केंद्र रहा। फला फूला शिक्षा का केंद्र रहा। 700 वर्षों तक यह रहा। लगभग कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कि यहाँ पे लगभग 10,000 छात्र रहते थे। 10,000 छात्र रहते थे और लगभग 200 शिक्षक यहाँ पे रहते थे। यहाँ पे 200 शिक्षक रहते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। यहाँ पे पतन, नालंदा विश्वविद्यालय का पतन पाल और सेन जो शासक थे, दोनों के संघर्ष का नतीजा होता है, जिसके वजह से ये पतन हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय का पतन पाल और प्लस सेन दोनों के संघर्ष की वजह से इसका पतन हो गया यहाँ पे। और नालंदा विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने, पाल वंश के सबसे प्रतापी सम्राट थे जिनका नाम है धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को, इस नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में दिया। 200 जो गांव है, ग्राम, 200 ग्राम गांव मतलब विलेज, उन्होंने दान में दिया ताकि इससे ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने शिक्षक और विद्यार्थियों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा सके यहाँ पे। और सबसे जो ज़रूरी है, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे 1100 पेन चेंज किया जाए, नालंदा विश्वविद्यालय को 1199 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। 1199 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। 1199 में बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार बहुत बार पूछा गया सवाल है, यह बहुत
बार पूछा गया सवाल है, यह बख्तियार खिलजी ने 1199 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया और बौद्ध भिक्षुओं को भी बहुत सताया गया, मारा गया और उनकी हत्या भी किया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा। और ये बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का सेनापति था। ये मोहम्मद गोरी का यह सेनापति था। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगा दी। इसने पुस्तकालय में आग लगा दी और नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय है लगभग 3 माह तक यह जलता रह गया। 3 माह तक यह 3 माह तक जलता रह गया। चलिए अगला पॉइंट में हम लोग देखेंगे यहाँ पे बिहार शरीफ के बारे में। बहुत प्रश्न पूछा जाता है बिहार शरीफ के बारे में। बिहार शरीफ में ही, क्योंकि अगर बिहार शरीफ की बात करें तो इसका जो नाम है तुर्कों ने रखा। बिहार शरीफ का नाम तुर्कों के द्वारा रखा गया। इसका नाम जो है तुर्कों के द्वारा रखा गया। और बिहार शरीफ में ही ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया। यहीं पे ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया यहीं पे। और पाल वंश के सम्राट गोपाल के द्वारा इसका स्थापना किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा, उदंतपुरी विश्वविद्यालय हो जाएगा, तिलकामाझी विश्वविद्यालय हो जाएगा। कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को शिक्षा का ज्ञान देने वाला हमारा भारत ही रहा है। और उसमें भी बिहार का योगदान सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है। लेकिन इतिहास में या हम लोग देखें तो बिहार जो पूरी अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति, धार्मिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्रों में पिछड़ गया। एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, बहुत सारा चीज़ों में सबसे ज़्यादा पिछड़ गया। उस पर हम लोग कभी बात करेंगे। फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे बिहार शरीफ आते हैं। तो बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। और यहीं पे मलिक इब्राहिम की मकबरा भी है। मकबरा बिहार शरीफ में, यहीं पे मलिक इब्राहिम का मकबरा है। कहाँ? बिहार शरीफ में हो जाता है। तुगलकों के काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। तुगलकों के काल में ये इम्पोर्टेंट है। तुगलकों के काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। तुगलकों के काल में पूछा जा सकता है कि तुगलकों के काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। और इस बिहार शरीफ को अर्जे बिहार के नाम से हम लोग जानते हैं। इतिहास में इसे अर्जे बिहार के नाम से जाना जाता है। अर्जे बिहार के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि बिहार शरीफ में बौद्ध मठ सबसे ज़्यादा था। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे बौद्ध मठ जो है, यहाँ पे सर्वाधिक बौद्ध मठ था बिहार शरीफ में। यानी कि बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को बौद्ध मठ कहा जाता है। और इसी के नाम पर बिहार का नाम रखा गया। और बिहार शरीफ को अर्जे बिहार भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट ही चीज़ें हम बात कर रहे हैं, है ना। चलिए अगला पॉइंट पे हम लोग फोकस करें, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है लौरिया नंदनगढ़। चलिए लिख ही लेते हैं। लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज। और नंदनगढ़ और लौरिया
लौरिया अरेराज हो जाएगा, अरेराज। ये चंपारण में है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण दोनों हो जाएगा यहाँ पे, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण दोनों हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे जो प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ यहाँ से प्राप्त होता है, यहाँ से अशोक स्तंभ प्राप्त होता है, यहाँ से प्राप्त होता है, अशोक स्तंभ प्राप्त होता है, और यहाँ से बौद्ध स्तूप भी प्राप्त होता है, यहीं से बौद्ध स्तूप भी प्राप्त होता है यहाँ से। और यहाँ से सिक्के भी मिले हैं, यहाँ से सिक्के भी मिले हैं, और साथ ही साथ अनेक मृदभांड भी पाए गए हैं। यहाँ पे मृदभांड भी पाए गए हैं, मृदभांड पाए गए हैं यहाँ पे। और एक चीज़ और भी है यहाँ से देखा जाए तो वो हो जाता है, यहाँ से एक मुद्रालय प्राप्त हुआ है, यहाँ से एक मुद्रालय प्राप्त हुआ है, और यह मुद्रालय कुषाण काल में प्राप्त हुआ, कुषाण काल से संबंधित हो जाता है, कुषाण काल से। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये अशोक स्तंभ, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, गया के बारे में देख लिया जाए। गया, गया एक राक्षस है जिसका नाम है गयासुर। एक राक्षस है, कहा जाता है कि गयासुर नामक एक राक्षस था, एक राक्षस था, गयासुर नामक एक राक्षस था, और वह विष्णु का भक्त था, जिसकी वजह से यानी कि गयासुर के नाम पर ही इसका नाम जो है, इसका नाम गया रखा गया, इसका नाम गया रखा गया। और गया जो है, गया फल्गु नदी के किनारे है, गया फल्गु नदी के किनारे है, गया फल्गु नदी के किनारे है। सबसे इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है यहाँ से विष्णु पद मंदिर कहाँ है, विष्णु पद मंदिर के बारे में बार बार पूछा जाता है कि विष्णु पद मंदिर कहाँ है। तो विष्णु पद मंदिर गया में है, और इसको बनवाया था इंदौर के अहिल्याबाई ने, इसको बनाया था अहिल्याबाई ने, अहिल्याबाई ने बनवाया था। और बीपीएससी ही नहीं बल्कि बहुत सारा परीक्षा में इसे पूछा गया है, अहिल्याबाई के द्वारा इसे बनाया गया, और ये इंदौर की शासिका थी, इंदौर की। विष्णु पद मंदिर इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। गया में ऐसी मान्यता है, आज भी लोग पिंडदान करने के लिए यहाँ पर आते हैं, आज भी लोग यहाँ पे पिंडदान करने के लिए आते हैं, पिंडदान करने के लिए आते हैं। गया में ही जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, गया में ही ब्रह्मयोनी पहाड़ियाँ है, ब्रह्मयोनी पहाड़ियाँ, ब्रह्मयोनी पहाड़ियाँ यही गया में स्थित है, गया में। और रामशिला पहाड़ियाँ भी यहाँ पे है, और यहाँ पे VVI है, यहाँ पे रामशिला पहाड़ियाँ है, यहाँ पे रामशिला भी पहाड़ियाँ है। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे विक्रमशिला के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी हासिल करें। विक्रमशिला के बारे में, विक्रमशिला के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं। विक्रमशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय यह विद्यालय जो है बिहार के भागलपुर में स्थित है, बिहार के भागलपुर में स्थित है, यह भागलपुर में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थित है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम के व्यू से पूछा जाता है वह हो जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था। तो पाल वंश के सबसे प्रतापी सम्राट थे जिनका नाम था धर्मपाल, धर्मपाल के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। यहाँ पे किस विषय की पढ़ाई होती थी ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पे वज्रयान शाखा, वज्रयान शाखा
की पढ़ाइयाँ हुआ करती थी और यहाँ पे न्याय की पढ़ाई हुआ करती थी और तत्व ज्ञान का पढ़ाई हुआ करता था। तत्व ज्ञान की पढ़ाई होती थी और यहाँ पे अगर कहें तो व्याकरण की भी शिक्षा दिया जाता था। व्याकरण का ये सारा का सारा जो बिंदु हम लोग अभी देख रहे हैं, यह बिंदु बहुत ही VVI है यहाँ पर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में एक शिक्षक थे, बहुत ही फेमस थे, उनका नाम था दीपंकर। दीपंकर नाम था। ये प्रतिष्ठित विद्वान थे। लगभग इन्होंने, दीपंकर बौद्ध भिक्षु थे और दीपंकर ने लगभग 200 ग्रंथों का संकलन किया। 200 ग्रंथों का इन्होंने संकलन किया। 200 ग्रंथों का संकलन इन्होंने किया। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला वो भी बख्तियार खिलजी ही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बख्तियार खिलजी है। पेन चेंज करते हैं। ये बख्तियार खिलजी है। बख्तियार खिलजी, जिसका वर्णन हमें इस बख्तियार खिलजी का यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नष्ट होने का जो प्रमाण है वह तबकाते नासरी में प्राप्त होता है। तबकाते नासरी में यह प्राप्त होता है और इसका रचना किया था मिनहाज उस सिराज ने। इसका रचना किया था मिनहाज उस सिराज ने। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में हुआ और यहाँ पे वज्रयान, न्याय, तत्व ज्ञान और व्याकरण की पढ़ाई होती थी, जिसकी स्थापना धर्मपाल ने किया। और यहाँ पे एक बहुत ही प्रतिष्ठित शिक्षक थे, बौद्ध भिक्षु, जिनका नाम था दीपंकर। इन्होंने 200 ग्रंथों का रचना किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करने में भूमिका रहा बख्तियार खिलजी का, जिसका वर्णन तबकाते नासरी में मिलता है। और इसके रचनाकार होते हैं मिनहाज उश सिराज हो जाते हैं यहाँ पे। एक और भी देख ही लिया जाए थोड़ा सा, एक और भी विश्वविद्यालय है उदंतपुरी विश्वविद्यालय, है ना। एक हो जाता है उदंतपुरी विश्वविद्यालय। उदंतपुरी विश्वविद्यालय है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना गोपाल ने किया। जिसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना गोपाल के द्वारा किया जाता है। पाल वंश के शासक थे और पाल वंश के संस्थापक भी हैं गोपाल। ये पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल, और गोपाल के द्वारा ही किया गया उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना। और यही उदंतपुरी विश्वविद्यालय में तंत्र विद्या की शिक्षा दिया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे तंत्र विद्या की शिक्षा दिया जाता था। तंत्र विद्या की शिक्षा यहीं पे, और यहीं पे 2 विद्वान हैं। एक का नाम है सीलभद्र, पूछा जाता है। एक का नाम है सीलभद्र, और दूसरे का नाम है महारक्षित। नाम है। एक का नाम है सीलभद्र और दूसरे का नाम है महारक्षित। ऐसे भी अभी भी बहुत सारा है। जब कभी हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे बिहार स्पेशल में जब आएंगे, तो बहुत सारे प्रश्नों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो और इसको कहीं कहीं छूटा अगर होगा तो उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन बात ये है कि यहाँ से ही प्रश्न हमेशा पूछा गया है। अधिकतर प्रश्न जो है, अगर आप 10-12 साल के प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि यहीं से अधिकतर प्रश्न रहा है। तो चलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। 17 नवंबर को एग्ज़ाम हो रहा है। 17 नवंबर को एग्ज़ाम हो रहा है और नोटिफिकेशन भी दे ही दिया। लगभग कल परसों में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लगभग 1300 से कहीं ज़्यादा सीट है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।